दोस्तों शुरू करते हैं आज हिंदी सब्जेक्ट के लिए पेडागोजी के 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई विकास के लिए आप किस तरह की कहानियों के चयन को सर्वाधिक महत्व देंगे। ये बात तो तय है कि बच्चों का जो भाषाई विकास होता है वह कहानियों से भाषाई विकास बच्चों का होता है। ठीक है, तो उसमें यह है कि प्राथमिकता हम कैसी कहानियों को, यानी एक अध्यापक को कैसी कहानियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कहानियाँ कई तरीके की होती हैं। पहली जो ऑप्शन है, नैतिक मूल्यों का विकास करने वाली कहानियाँ। दूसरा है समालोचनात्मक चिंतन करने वाली कहानियाँ। तीसरा है घटनाओं के दोहराव वाली मज़ेदार कहानियाँ। और चौथा है देशभक्ति का संदेश देने वाली कहानियाँ। तो इसका राइट आंसर है आपका घटनाओं के दोहराव वाली मज़ेदार कहानियाँ, यानी कि जिनमें बार बार एक ही तरह की घटनाएं दोहराई जाएं और जिनमें बच्चों को मज़ा आए जिन कहानियों को सुनने में, ऐसी कहानियाँ को हम जो है एक अध्यापक को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। नैतिक मूल्यों का विकास करने वाली कहानियाँ ये प्राथमिक स्तर पर इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं, और समालोचनात्मक चिंतन यानी कि तार्किक चिंतन भी जो है ये भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है प्राथमिक स्तर पर। और देशभक्ति का जो संदेश वाली ये चीज़ें हैं ये भी प्राथमिक स्तर के लिए महत्वपूर्ण अधिक नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा का विकास जो सबसे अधिक होता है वो उन मज़ेदार कहानियों से होता है जिनमें बच्चे मज़े लेते हैं और जिनमें कहानियाँ बार बार एक ही तरीके से दोहराई जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है। जब विद्यार्थी, यानी कि नीचे 4 बातें बताई गई हैं, उनमें से आपको कौन सी बात को ये कहेंगे कि इस कार्य से पठन हो रहा है, यानी अधिगम हो रहा है। पहला ऑप्शन है, प्रत्येक शब्द को सही तरीके से उच्चारित कर रहे हैं, यानी कि शब्द अच्छी तरीके से बच्चा उच्चारित कर रहा है। यानी अगर शलगम है तो शलगम ही पढ़ रहा है उसको, और सड़क है तो उसको सड़क ही पढ़ रहा है। दूसरा है, बिना अटके हुए तेज गति से पठित सामग्री का उच्चारण कर रहा है। जो कुछ लिखा हुआ है उसको बच्चा तेज गति से बगैर अटके बगैर झटके बिल्कुल लगातार उसको पढ़ते जा रहा है बच्चा, यानी उसका उच्चारण कर रहा है। तीसरा, पढ़ते हुए अर्धविराम पूर्ण विराम आदि चिन्हों का ध्यान रखते हैं, यानी कि बच्चे जहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है वहाँ पर ठहरते हैं, जहाँ पर अर्धविराम लगा हुआ है वहाँ पर थोड़ा हल्का सा सांस लेते हैं। तो इस तरीके से उनका पूरा ध्यान रखते हैं। और चौथा देखते हैं, पढ़ते हुए भाव को भी समझ पा रहे हैं। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि पठन कौन से ऑप्शन में हो रहा है। तो पठन हो रहा है चौथे ऑप्शन में, यानी कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको समझ भी रहे हैं, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, उसमें क्या चीज़ बताई जा रही है हमें। तो राइट आंसर है इसका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा के सतत एवं व्यापक आकलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो किया जाता है वो भाषा के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। यह बच्चे के क्रमिक भाषाई विकास का अवलोकन करने पर बल देता है, यानी कि बच्चे का लगातार कितना भाषा का विकास हुआ है उसका अवलोकन करने को प्राथमिकता ये देता है। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन भी हम देखते हैं, यह जानने में अध्यापक की मदद करता है कि बच्चों को क्या नहीं आता। तो यह है बच्चे को क्या नहीं आता, यानी नेगेटिव वे में हम इसको व्यापक मूल्यांकन को नहीं लेते। अगला देखते हैं, यह बच्चे को सफल असफल की श्रेणी में रखकर उपचारात्मक शिक्षण की बात कहता है। तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि बच्चे को सफलता और असफलता के लिए हम व्यापक और सतत मूल्यांकन को भाषाई विकास में नहीं देखते। चौथा ऑप्शन है, यह बच्चे की प्रगति की तुलना दूसरे बच्चे की प्रगति से करने में विश्वास रखता है। तो ये तो आकलन में बिल्कुल भी नहीं किया जाता, यानी कि बच्चे की आपस में तुलना करने के लिए तो आकलन किया ही नहीं जाता। तो राइट आंसर है, यह बच्चे के क्रमिक भाषाई विकास का अवलोकन करने पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस तरह की कविताएं अधिक पसंद करते हैं। पीछे जो क्वेश्चन गुजरा है उसमें आपसे पूछा गया है कि बच्चे का भाषा का विकास कौन सी कहानी से सबसे अधिक होगा, या फिर बच्चे के भाषा के विकास के लिए आप किस कहानी को सबसे अधिक महत्व देंगे। तो उसमें आपने बताया था कि हम उस कहानी को सबसे अधिक महत्व देंगे जिसमें बच्चे को जो पसंद हों। तो इसमें पूछा है कि बच्चे को किस तरह की कहानियाँ पसंद होती हैं, जो किसी प्रकार की शिक्षा देती हैं। दूसरा ऑप्शन
ऑप्शन जो रोमांच पैदा करती हैं। तीसरा ऑप्शन है जो जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराती हैं। और चौथा है जो नवीन शब्दों से परिचय करवाती हैं। यानी कि बच्चे को रोमांच जो कहानियाँ देती हैं, उन्हीं कहानियों को बच्चे पसंद करते हैं। यहाँ पे बच्चे की पसंद के बारे में पूछा गया है। जो बच्चों के लिए नए नए शब्दों से परिचय कराती हैं, उन कहानियों को भी बच्चे पसंद नहीं करते। जो जीवन की सच्चाइयों से परिचित हो, बच्चे को इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वो जीवन की सच्चाइयों से परिचित हैं कहानियाँ या फिर वो काल्पनिक है। उसको तो बस रोमांस होना चाहिए बच्चे के लिए। तो जिन कहानियों में रोमांस होता है, बच्चा तो बस उन्हीं कहानियों को पसंद करता है और उन्हीं से बच्चे का भाषा का विकास सबसे अधिक होता है। यानी उन्हीं कहानियों को महत्व दिया जाता है बच्चे के भाषाई विकास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। यानी कि बच्चे को लिखने के कौशल को के सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है उसका आकलन करने के लिए वो कौन सा है। विचारों की मौलिकता, दूसरा ऑप्शन है मुहावरेदार भाषा का प्रयोग, तीसरा है शुद्ध वर्तनी का प्रयोग और चौथा है सुंदर हस्तलेख। यानी कि इसमें क्या है, इसमें आकलन के बारे में पूछा है, यानी लेखन कौशल का आकलन। तो आकलन हम बच्चे ने कितने मुहावरों का प्रयोग किया है भाषा में, इससे हम आकलन नहीं कर सकते। दूसरा है शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, यानी बच्चे ने वर्तनी जो शब्द बनाए हैं, जहाँ पे बड़ी वाली से प्रयोग होनी है वहाँ पे वो की है, जहाँ पे षटकोण वाली प्रयोग होनी वो की, यानी कि शुद्ध वर्तनी का बच्चे ने प्रयोग किया है। तीसरा है अच्छे से, यानी कि सफाई से बच्चे ने लिखा है, लिखाई की है बच्चे ने सफाई से। तो इसमें जो हम आकलन के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है विचारों की मौलिकता, यानी कि बच्चे ने जो लिखा है उसका भाव क्या है, उसने जो लिखा है उसको वो कितना समझा पाया है, क्योंकि लिखना भी एक संप्रेषण का साधन है और लिखने के द्वारा वो कितना अपने विचारों में मौलिकता दिखा पा रहा है, कितना वो समझा पा रहा है, यही उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका आकलन करके हम बच्चों की जो लिखाई में मौलिकता को देख करके हम उसका लेखन कौशल का आकलन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषागत समझ का आकलन करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न अच्छे कहे जा सकते हैं। यानी कि हम भाषा की समझ का आकलन करना चाहते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, लेखन कौशल का आकलन कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें भाषागत समझ का आकलन कर रहे हैं, यानी भाषा की कितनी समझ है बच्चे को, उसका आकलन किया जा रहा है। तो उसका आकलन करने के लिए जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं, तो सबसे अच्छे प्रश्न कौन से होंगे, इसमें ये पूछा है, ठीक है। तो जो प्रश्न परिभाषाओं को याद करने पर बल देते हों, यानी कि इसमें याद करने वाली बात आ गई। इसको याद करने को हम कहीं ना कहीं रटने से देखते हैं जोड़ करके, क्योंकि बच्चे को याद करना और रटने से दूर रखना है, उसको समझने पर बल देना है। दूसरा है जो प्रश्न लिखित सामग्री को कंठस्थ करने के लिए प्रोत्साहित करते हो, यानी जो लिखा हुआ है उसको कंठस्थ याद करना है, ये भी कहीं ना कहीं एक रटने वाली प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। तीसरा जो प्रश्न नियमों को याद करने की संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं, यानी जिन प्रश्नों से संभावना ये होती है कि इनको बच्चा याद करेगा तो ही इनको सीख पाएगा, बाकी तो ये भी जो है रटने वाली चीज़ हो गई। तो तीनों में क्या है, याद करने पर बल दिया जा रहा है। जबकि जो चौथा क्वेश्चन है वो है प्रश्न कल्पनाशीलता का पोषण करते हों, यानी प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो बच्चे की कल्पनाशीलता, यानी बच्चा उस क्वेश्चन में जो कुछ पूछा है उसमें उसका आंसर देने से पहले अपनी कल्पना शक्ति यानी अपने दिमाग का प्रयोग करे, ऐसा प्रश्न होने चाहिए, ठीक है। प्रश्न ऐसे होने चाहिए, यानी प्रश्न का आंसर देने से पहले बच्चा थोड़ा सोचे, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। अगला देखते हैं सातवां, प्राथमिक स्तर की भाषा की कक्षाओं में ब्रेल पुस्तकों की उपलब्धता के संदर्भ में आप क्या कहेंगे। यानी कि ब्रेल से पुस्तक जो होती हैं उनमें ब्रेल लिपि, यानी जो बच्चे देख नहीं पाते, जो डिजीज होती है जिनमें आई डिजीज, तो ऐसे बच्चों के लिए ब्रेल पुस्तक का उपयोग क्लास में। तो इसके बारे में पूछा है पुस्तक के बारे में कि पुस्तक की उपलब्धता के संदर्भ में आप क्या कहेंगे कि कक्षा में ये पुस्तक ब्रेल वाली पुस्तक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है पढ़ना सीखने के लिए इनकी उपलब्धता जरूरी है। दूसरा है प्रत्येक अध्यापक को ब्रेल लिपि नहीं आती, अतः उपलब्धता होने से कोई लाभ नहीं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक अध्यापक को ब्रेल लिपि अगर नहीं आती तो कोई नहीं, अगर एक भी अध्यापक पे पूरे स्कूल में आती है तो भी पुस्तक होनी चाहिए। तो पुस्तक तो
होनी चाहिए, तो ये तो गलत हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना महत्वपूर्ण होता है, अतः पुस्तक के बिना काम चल सकता है। वो ठीक है, पे सुनना और बोलना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि हम बगैर पुस्तक के काम चला लेंगे। चौथा ये है कि बहुत महंगी पड़ती है पुस्तक, अतः आवश्यक नहीं कि ये उपलब्ध करवाई जाए। यानी कि महंगी और मंदी का यहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि जो अगर पुस्तक बनी है और वो बच्चों की आसानी के लिए बनी है, तो वो उसकी उपलब्धता कक्षा में होनी अनिवार्य है। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक है, पढ़ना सीखने के लिए इसकी उपलब्धता ज़रूरी है। अगला देखते हैं 8वां, वाइगोत्स्की के अनुसार, यानी भाषा के बारे में वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। भाषा और चिंतन में कोई संबंध नहीं होता, बच्चे बोलते हुए अपने काम को नियंत्रित भी करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि भाषा और सोचना, यानी कि भाषा और सोचने से कोई संबंध, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि भाषा और सोचने से तो संबंध होता है। क्योंकि अभी पीछे जो क्वेश्चन गया उसमें हमें यही ऑप्शन दिया गया था कि उसमें क्या है कि हमें ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिनसे बच्चे की कल्पनाशीलता को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो ये तो चिंतन तो संबंधित हो गया उस पिछले क्वेश्चन के हिसाब से, अगर हम देखें तो चिंतन और भाषा में संबंध हो गया। दूसरा देखते हैं, बच्चे बोलते हुए अपने काम को नियंत्रित भी करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, बच्चे काम करते हुए बिल्कुल भी नहीं बोलते। ये तो नहीं है कि बच्चे भाई काम भी करते हैं और बोलते भी हैं, तो ये भी गलत हो गया। अगला देखते हैं, बच्चे अपने परिवेश की भाषा को अर्जित नहीं करते। ये भी गलत हो गया, यानी कि तीनों में नहीं आ रहा है। और जबकि जो दूसरा ऑप्शन है उसमें है, यानी बच्चे अपने काम को नियंत्रित भी करते हैं बोलते हुए, तो ये राइट आंसर है। इसके लिए हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ के समझते हैं। अगर बच्चा किसी एक खिलौने से खेलता है और खिलौने से खेलते हुए अपने माता पिता से बात भी करता है, एग्जाम्पल के लिए यदि एक गुड्डा ताली बजाता है तो वो चाबी भर के बच्चा उस एक छोटी गाड़ी को खिलौने की को छोड़ देता है और गाड़ी चलती है, तो वो गाड़ी को चलाते हुए गाड़ी में चाबी भी भरता जाता है और गाड़ी को चलाता भी जाता है और साथ में बोलता है, मम्मी देख गाड़ी चल गई, मम्मी देख गाड़ी चल गई। या फिर एक नाचने वाला बंदर है खिलौने के रूप में, तो बच्चा उससे कि माँ क्या कहेगा मम्मी से बार बार, मम्मी देख बंदर नाच रहा है, तो उसका ध्यान उस खिलौने में खेलने में भी है, उसको नियंत्रित करने में भी है, और वो बच्चा बोल भी रहा है। तो ये वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे बोलते हुए अपने काम को नियंत्रित भी करते हैं। अगला देखते हैं, आपकी कक्षा में एक ऐसा विद्यार्थी है जिसकी श्रवण क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, यानी कि किसी सुनने की क्षमता भी पूरी तरीके से विकसित नहीं है। तो इस विद्यार्थी के लिए आप क्या करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा करेंगे, नीचे दिए ऑप्शन में से। पहला है, बोलते समय विद्यार्थी को अपने होठों की गति का अवलोकन करने के लिए कहेंगे, यानी कि आप जो कुछ बोल रहे हैं विद्यार्थी से कहेंगे कि मेरे मुंह की तरफ देख और जैसे मैं होठ हिलाता हूँ उन पर ध्यान दे। दूसरा है, कक्षा में हमेशा अपने पास ही बैठाएंगे, यानी कि बच्चे से कहेंगे जिसका सुनने का भी पूर्ण विकास नहीं हुआ उससे कहेंगे कि तू मेरे पास बैठ यहाँ पे। तीसरा है, संकेत भाषा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करेंगे, यानी कि हम बोलेंगे भी और बोलने के साथ साथ अपनी एक्टिविटीज़ यानी हाथों को इधर उधर करेंगे और चेहरे को भी इधर उधर हम घुमाएंगे, हाथ पैर की भी हम एक्टिविटी साथ के साथ यानी कि सांकेतिक प्रयोग भी करेंगे। तो चौथा है, कक्षा में तेज़ आवाज़ में बोलेंगे। तो इसमें क्या है, तीनों ऑप्शन में तेज़ आवाज़ में भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलेंगे तो किसी को प्रॉब्लम होगी किसी बच्चे को। दूसरा, अपने पास बैठाएंगे, ये भी नहीं हो सकता, हमेशा अपने पास भी नहीं बैठा सकते बच्चे को। पहला ऑप्शन है जो बोलते समय विद्यार्थी को अपने होठों की गति का अवलोकन करने के लिए कहेंगे, तो होठों की गति का अवलोकन करने के लिए भी विद्यार्थी को नहीं कहेंगे, बल्कि इसमें हम सांकेतिक भाषा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करेंगे। ये सबसे बेहतर और महत्वपूर्ण ऑप्शन है, यानी संकेत भाषा का हम बोलने के साथ साथ, जैसे इस तरह से मैं एक्टिविटी अपने हाथों की कर रहा हूँ, जैसे चेहरे की ऐसे गर्दन ऐसे करी ऐसे करी ऐसे करी, या फिर ऐसे करके हाथ ऐसे करके जो एक्टिविटी जो की जाती हैं हाथों की सांकेतिक भाषा, तो उसका भी प्रयोग हमें भाषा के कक्षा में करना है। वो उसके लिए महत्वपूर्ण होगा, जो बच्चा अभी जो सुन नहीं सकता अच्छी तरीके से, उसका विकसित नहीं हुआ है सुनने का। तो अगला देखते हैं, बच्चे अनुकरण से ही भाषा सीखते हैं। उपयुक्त कथन है, यानी कि ये जो कथन है अनुकरण के ऊपर जोर दे रहा है कि बच्चे के अनुकरण से ही भाषा सीखते हैं। तो इसमें क्या है, इस कथन के बारे में आप क्या कहोगे। भाषा की कक्षा के नियोजन का परिप्रेक्ष्य बताता है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई नियोजन की तो कोई परिप्रेक्ष्य की बात हुई नहीं है। बच्चे अनुकरण से ही सीखते हैं। एक कोई बंदा या कोई अध्यापक कह रहा कि बच्चे केवल अनुकरण से ही सीखते हैं, तो इसमें किसी भी तरह के नियोजन और योजना वाली तो कोई बात ही नहीं हुई है। अगला हम अगर ऑप्शन देखते हैं तो उसमें है, भाषा सीखने सिखाने के लिए
के प्रति कम समझ को दर्शाता है। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है, अभी और भी देखेंगे अगले ऑप्शन। तो इसमें क्या है कि यानी कि ये जो बात कही गई है बच्चे अनुकरण से ही भाषा सीखते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें कम समझ को दर्शा रहा है। यानी कि एक अध्यापक एक ही चीज़ पर फोकस कर रहा है, उसी पर जोर दे रहा है कि बस बच्चे तो अनुकरण से ही भाषा सीखते हैं, जबकि अरे 100 तरीके हैं भाषा सीखने के बच्चे के पास। बच्चे तो ये बिल्कुल ही क्या है, अल्प समझ यानी कम समझ को दर्शा रहा है। तीसरा, अध्यापकों को अनुकरणीय भाषा का प्रयोग करना सिखाता है। अध्यापकों को अनुकरणीय भाषा का यानी कि अध्यापक जो है अनुकरण करना, ये अध्यापकों के लिए भाषा का प्रयोग करना सिखाता है। तो ये भी सही नहीं है, यानी कि अध्यापक के लिए भी भाषा का प्रयोग करना जरूरी नहीं है कि अध्यापक अनुकरण द्वारा ही भाषा का प्रयोग करना सीखे। अब बहुत सारे साधन हो सकते हैं जो अध्यापक के लिए भी भाषा का प्रयोग करना अनुकरण के अलावा जो सिखाते हैं। अगला है, जब जब जो चीज़ बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं तो अध्यापक के लिए वो कैसे सिखाने वाली हो सकती है। चौथा है, भाषा सीखने सिखाने के प्रति गहरी समझ को दर्शाता है। इसमें गहरी समझ की तो कोई बात ही नहीं है। किसी एक चीज़ पर हम रूढ़िबद्ध तरीके से हम डटे हुए हैं, तो इसमें तो ये तो कठोर चीज़ हो गई है ना, फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इसमें तो सीखने सिखाने की गहरी समझ तो कहीं पर है ही नहीं। तो दो ऑप्शन है, अपोजिट है एक दूसरे के, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। दूसरे में क्या है, भाषा सीखने सिखाने के प्रति कम समझ को दर्शाता है, और चौथा है भाषा सीखने सिखाने के प्रति गहरी समझ को दर्शाता है। तो इसमें हम आंसर देंगे दूसरा, यानी भाषा सीखने सिखाने के प्रति ये कम समझ को ये बात दर्शा रही है कि बच्चे अनुकरण से ही भाषा सीखते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 2।